नमस्कार साथियों, आज हम कोनियम मैकुलेटम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कुछ पूछने बदलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ जो होम्योपैथी या बीएचएमए से किसी प्रकार से जुड़े हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक कोनियम मैकुलेटम। तो डॉक्टर केंट अपने मटेरिया मेडिका और लेक्चर में कोनियम मैक के बारे में कुछ इस प्रकार से बतलाते हैं कि यह एक गहरी डीप क्रियाशील मतलब कि एकदम बहुत ज्यादा डीपली काम करने वाली सोरानाशक एंटीसोरिक जो है औषधि है, मतलब रेमेडी है, तथा स्वास्थ्य विधान में एक ऐसी गड़बड़ी स्थापित कर देती है जो पहुंच से बहुत दूर रहती है और इतने दिनों तक अस्थायी रहती है कि शरीर के करीब करीब सभी मांस तंतुओं को विचलित कर डालती है। मतलब मूल रूप से इसके जो प्रभाव जो आपको देखने को मिलता है कोनियम मैकुलेटम का, ये आपके मस्कुलर और टेंडन्स पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, मसल्स और टेंडन्स पे। इसकी बीमारियां सर्दी लगने पर होती हैं, संपूर्ण शरीर की ग्रंथियां अक्रांत हो जाती हैं, जख्म वाले और प्रदाहित अंशों वाले प्रदेश की बद्धमूल बीमारियों में भीतरी रसस्राव, लसिका पथ की ग्रंथियों में भीतरी रसस्राव, मतलब इंटरनल इसमें आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसलिए हमें गांठों की एक लड़ी प्राप्त होती है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि गांठों के लिए बॉडी में जो बहुत सारी गांठें हो जाती हैं उस तरह के केसेस जैसे कि लिम्फोफाइब्रोमा और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें भी आपको कोनियम मैकुलेटम का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। बगल की गांठ प्रदाहित हो जाती है, बगल यानी कि आपके अंडर आर्म्स का गांठें प्रदाहित हो जाती हैं और जख्म हो जाता है। गर्दन की, वंछन की यानी कि चेस्ट रीजन की और उदर की गांठें बड़ी हो जाती हैं, एब्डोमिनल की, मतलब कि आपको मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स वगैरह में भी आपको ये मेडिसिन आ जाता है। जख्म वाली जगह करी पड़ जाती है, वक्ष के घाव के चारों ओर ढेले और गांठें हो जाती हैं, वक्ष के चारों ओर, वक्ष के घाव के चारों, मतलब चेस्ट रीजन में अगर कोई घाव हो रहा है तो उसके चारों तरफ ढेले ढेले जैसी गांठें, ट्यूमर्स दिखती हैं। दूध न उत्पन्न होने वाले स्तन में भी गांठ, मतलब वैसे स्तन जैसे कि गाय वगैरह में भी ये कंडीशन मिलता है और महिलाओं में भी ये चीज होता है कि निप्पल में जहां से मिल्क का डिस्चार्ज होना चाहिए वहां पे गांठ होकर के और मिल्क न आना, दूध ना आना, ढेले और गांठें, करापन तथा बढ़ी हुई ग्रंथियां समूचे शरीर में चर्म के नीचे बन जाती है। मतलब अंडर स्किन आपको बहुत सारे लोगों में आपको नॉर्मली घूमते टहलते आपको दिख जाते हैं ऐसे लोग जिनके पूरे शरीर में छोटे 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 गांठ जैसे बहुत सारे बन जाते हैं। अब उनके लिए ही कोनियम है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोनियम उन दवाओं में से एक है जो उनको ठीक कर सकती है। ग्रंथियों के सांघातिक रोगों में कोनियम का बहुत अधिक व्यवहार हुआ है, मतलब कि हाइड्रोसील वगैरह के कंडीशन में भी जिसे देखते हैं आप, तो उस तरह की चीजों में कोई भी ग्लैंड है जिसमें कि स्वेलिंग और उसमें किसी तरह का एडिमा वगैरह आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कोनियम, क्योंकि यह आरंभ से ही गांठों को पकड़ता है और भीतरी रसस्राव करता है। इसके बाद अब यहाँ पर साथियों एक चीज जैसे कहते हैं कि भीतरी रसस्राव करता है, यानी कि प्रूविंग का ये भाषा हुआ कि कोनियम मैकुलेटम के प्रूविंग में इस तरीका से आया है तो उस तरह का सिम्टम होगा तो उसको भी ठीक करेगा, तो इसको इस तरीका से समझा जाता है। कहते हैं इसके बाद वे धीरे धीरे घूमर की तरह पत्थर जैसी करी हो जाती हैं, गोल सा घूमर सा बन जाता है और पत्थर की तरह हार्ड सा इसका जो ट्यूमर रहेगा वो रहेगा। इस दवा का दूसरा बृहद स्वरूप है इसकी स्नायुओं पर होने वाली क्रिया। स्नायु सब अत्यंत दुर्बलता की दशा में रहते हैं, कंपन, पेशियों में झटका तथा स्नायुओं की कमजोरी के कारण ऐंठन। बिना बहुत क्लांत हुए कोई भी शारीरिक श्रम का काम नहीं होता। धीरे धीरे पक्षाघातिक दुर्बलता आती जाती है, जैसा कॉकुलस में बताया गया था। मन तथा शरीर की क्लांति अर्थात शरीर की कार्य शक्ति का धीरे धीरे कम पड़ते जाना, यकृत करा पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है, बढ़ जाता है, मूत्राशय कमजोर रहता है। यकृत यानी कि लीवर, तो लीवर में अगर सुनपन फील हो रहा है, करा हार्डनेस आ गया है उसमें और उसी के साथ साथ उसका इनलार्जमेंट हो गया, साइज बढ़ गया, तो उन सब कंडीशंस में भी आप कोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर बात करनी है। मूत्राशय कमजोर रहता है, पेशाब का केवल एक ही अंश निकाल सकता है या कभी कभी तो एकदम पक्षाघातिक अवस्था रहती है, मतलब यूरिन उससे पास नहीं हुआ जाता, इतनी ताकत उसके और कहें कि पेल्विक फ्लोर और बाकी रिलेटेड मसल्स में नहीं होती और उसमें निकलने की शक्ति नहीं रहती। इससे प्रकट होता है कि दवा पक्षाघातिक दुर्बलताओं की ओर ले जाती है, मतलब कि पैरालिटिक वीकनेस की तरफ भी अगर हम देखें तो एक तरह से बहुत तरह की जो पैरालिटिक वीकनेस होती है कि अंग आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो वहां भी कोनियम मैकुलेटम आपको फायदा पहुंचाती है। और उसी के साथ एक बात बतलाऊं साथियों
कि इसी इन्हीं वजहों से, जैसे कि जो आपने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखे हैं, तो इन तरह की लक्षण जो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है ये आपको बुजुर्गों में ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उनको पेशाब करना उनके लिए मुश्किल होता है, उनके लिए हर चीज मुश्किल होता है, एक सुन्नपन, एक पैरालिटिक सा वीकनेस, कमजोरी तो संपूर्णता से रहती ही है। तो उनके लिए कहा जाता है कि कोनियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है बुजुर्गों के लिए। उसके बाद कहते हैं हिस्टीरिया, मन की व्याधि, शंकापूर्ण अवस्था, साथ ही स्नायविकता, कंपन तथा पेशियों की कमजोरी। आरंभिक अवस्था में ही वह थक जाता है, पर अंत में यह तब तक जारी रहता है जब तक प्रत्यंग पक्षाघात ग्रस्त नहीं हो जाते। मतलब शुरू शुरू में तो क्या होता है कि एक वीकनेस आपको महसूस होता है, अंग में लगता है जैसे कि हम इस एक्सट्रीमिटी आपने जिस लिम्ब से आप काम ले रहे हैं तो उसमें एक तो कमजोरी सा शुरू शुरू में फील होता है, और धीरे धीरे वीक पड़ते पड़ते एक ऐसा टाइम आता है कि वो बिल्कुल पैरालिसिस मारे जैसा कंडीशन आ जाता है, उसमें बिल्कुल ताकत ही नहीं बच जाता, उसको मूव करने तक का, मोशन तक का ताकत नहीं रह जाता। उसके बाद कहते हैं बहुत सी बीमारियां दर्द रहित रहती हैं, जख्म तथा पक्षाघातिक दवाएं भी दर्द रहित होती हैं। बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, मांसपेशिक संस्थान की बहुत सुस्ती, क्लांति, कंपनशील दुर्बलता, पैर तथा कूल्हे की कमजोरी, मानसिक लक्षण, स्नायविक लक्षण, कंपन, विधुर तथा उन विधवाओं में, मतलब कि जो जिनके पार्टनर चले गए हैं, विधुर या विधवा जो कहें, फीमेल और मेल दोनों का बात हो रहा है, जिनका रति संबंध एकाएक विच्छिन्न हो गया है, यानी कि उनका सेक्सुअल लाइफ जो है वो बिल्कुल खत्म सा सडनली हो गया है। भरपूर ताकत रहने पर यदि किसी पुरुष या स्त्री की वासना पूरी नहीं होती, यानी कि उनके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस चीज के लिए, सेक्स के लिए, तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनको किसी बाहरी कारणों से, किसी सर्कमस्टांस की वजह से, अगर उनकी वो जो एक डिमांड, वो जो नीड जो होता है, फिजिकल नीड जिसे हम कहते हैं, तो वो अगर किसी तरह से पूरा नहीं होता तो उस जगह पर कहते हैं कि तो उसमें कंपनशील दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक तो आपको सिवरिंग सा एकदम कहें कि कंपनशीलता आपको दिखता है, और वीकनेस रहती है साथ में। वह कोई मानसिक काम सहन नहीं कर सकता, मेंटल प्रेशर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तथा दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं रख सकता। पुरुषों की तरह महिलाओं में इतना ज्यादा न तो होता है और साधारणतः होता भी नहीं है। मतलब ये चीज महिलाओं में हालांकि कम है, ये कंपनशील दुर्बलता जो बतला रहे हैं कि सेक्सुअल नीड न पूरा होने की वजह से इस तरह की कंडीशन होना, तो ये महिलाओं में काफी कम या न ही होता है। जब किसी असाधारण बलशालिनी महिला में यह दशा उत्पन्न होती है तो उसके जरायु और डिंबाशय में बहुत तेज रक्त संचय हो सकता है, मतलब कि ब्लड कंजेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा उसके लोअर एब्डोमेन के रीजन में। इस दशा में कोनियम की अपेक्षा एपिस उसके लक्षणों को अनुकूल बैठ सकता है, पर हिस्टीरिया और उत्तेजनशीलता की अक्सर कोनियम ही दवा होती है। इसके बहुत से लक्षण ऐसे ही कारणों से उत्पन्न होते हैं। मतलब यहाँ तक मोटा मोटी हमें जो समझ में आ रहा है साथियों कि एक वीकनेस का वो चेहरा कि जैसे वो बहुत धीरे धीरे आया है और बढ़ते ही जा रहा है। तो जैसे ही ये चेहरा आप वीकनेस का देखते हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि कोनियम आपको काफी रिजल्ट दे सकता है, काफी फायदा पहुंचा सकता है। उसके बाद कहते हैं कोनियम की इतनी गहरी क्रिया होती है कि वह धीरे धीरे मानसिक शक्तिहीनता की अवस्था उत्पन्न कर देता है। मतलब कि मेंटली वो पेशेंट जो है बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति ही खोता चला जाता है। ये कोनियम का सिम्टम आप लेकर के चलिए, क्योंकि कोनियम के प्रूविंग में इस तरह के सिम्टम्स सामने आई हैं। मन विचलित हो जाता है, शरीर की पेशियों की भांति ही मन पहले क्लांत हो जाता है, कोई भी मानसिक श्रम सहन नहीं कर सकता, याददाश्त कमजोर रहती है, मन एकाग्र नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, वह चिंतन नहीं कर सकता, और उसके बाद मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। कोई भी मानसिक परिश्रम सहन करने की शक्ति का न रहना या किसी चीज में मन नहीं लगा सकना। इस दवा में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। सामयिक श्रेणी का उन्माद, मतलब कि टाइम से, एक फिक्स टाइम से होने वाला एक एक्साइटमेंट का है उन्माद। यद्यपि उन्माद की अपेक्षा चित्त विभ्रम शब्द ही विशेष उपयुक्त होता है। मतलब उन्माद और चित्त विभ्रम, उन्माद मतलब आप एक तरह से एक्साइटमेंट कहते हैं, और चित्त विभ्रम मतलब कि उसको एक तरह से हेलुसिनेशन। तो इसके बीच में आप उसकी मनोस्थिति समझ सकते हैं कि इसके बीच में कहीं वो रहता है, और उसको आप कैटेगराइज करेंगे किस चीज से, वीकनेस से। और वीकनेस भी कैसे कि उसका मैनिफेस्टेशन क्या है कि पहले तो ठीक था, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते गए और लगातार लग रहा है कि मेंटली वो वीक होते जा रहा है या फिजिकली भी वीक होते जा रहा है। जब आप मानसिक दशा की परीक्षा करने आएंगे तो आपको ऐसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे जिन्हें देखकर आप सोचने लगेंगे कि रोगी तो प्रलापग्रस्त है, मतलब कि डिलीरियम में है। पर बात ऐसी नहीं है, यह मन की धीरे धीरे बढ़ने वाली दुर्बलता है। तेज या इस तरीका से जल्दी जल्दी में कोई काम करने की ताकत उसमें नहीं रहती, जैसा कि ज्वर के साथ रहता है। यह बिना बुखार का ही प्रलाप है, ऐसा ही कहा जाता है। यह लगातार नहीं होता। धीमी गति से होने वाले उन्माद का रूप,
वह धीमी गति से सोचता है और कई सप्ताह तथा कई महीनों तक इसी अवस्था में रहता है, यद्यपि उसे आराम भी होता है। उसके बाद वे उत्तेजना प्रवण रोगी, जिनमें कुछ न कुछ प्रचंडता तथा मानसिक दशा की क्रियाशीलता रहती है, जिनसे बेल यानी बेलाडोना, हायोस्यामस, एस्ट्रामोनियम और आर्सेनिक का कुछ न कुछ सादृश्य रहता है, पर इस दवा में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। यह मानसिक दशा इस तरह धीमी गति से क्रमशः आती है कि परिवार वालों को कुछ पता ही नहीं लगता। थोड़ी थोड़ी आने वाली अद्भुत चीजों से उसका दिमाग भरा रहता है। जब परिवार वाले उसके बहुत से कामों को देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होने लगता है कि कहीं यह पागल तो नहीं हो रहा है, परंतु वह चित्त विभ्रम की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। कोनियम धीमी शिथिल प्रकृति का होता है, संपूर्ण उदासीनता, किसी काम में मन नहीं लगता, खासकर जब खुली हवा में घूमता है। वह लोगों के पास रहने या जो उसके पास से गुजरते हैं उनसे बात नहीं करना चाहता, उन्हें पकड़ रखने और गाली देने की इच्छा होती है। यह वास्तव में एक पागलपन का काम है। उदास और शोकाच्छन्न मन का बहुत अधिक असुख, मतलब कि उदासी तो रहता है और शोक से भरा हुआ मन उसका रहता है और एकदम असुख, जैसे कि मतलब सुख उसके जीवन में है नहीं, इस तरीका से बहुत अधिक असुख। यह प्रत्येक 14वें दिन निकलता है। ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है, हालांकि आपको ये ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है डेली लाइफ में, क्लिनिकल लाइफ में, लेकिन फिर भी एक सिम्टम है, अगर आपको मिलता है तो ये आपको काम पहुंचा सकता है। यह प्रत्येक 14वें दिन निकलता है, ऐसा कह रहे हैं, जिससे 2 सप्ताह की सामयिकता प्रकट होती है और टाइम फिक्स टाइम से इसका सिम्टम आना ये तो इसमें है ही। कोनियम का रोगी एक कोने में बैठ जाएगा और उदासी तथा सुस्ती की अवस्था में खींचता रहेगा, पर वह उसका कोई कारण नहीं बताएगा कि क्यों उदास है। अब साथियों यहाँ पे मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं कि जैसे कि आपने देखा कि 14 दिन पे कोई सिम्टम आता है, तो एक जो सिम्टम ऐसे आप सोच सकते हैं कि महिलाओं में आप देख लें तो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन आता है। मेंस्ट्रुएशन बहुत लोगों को क्या होता है कि महीने में 2 बार आ जाता है, 15 दिन में, 14 दिन में आ जाता है। तो वहां पर भी आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम को देख करके कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, इसका शुरुआती से क्या तरीका था, किस तरीका से इसके बीमारी का मैनिफेस्टेशन हुआ है, इसके टोटलिटी में मूल समस्या क्या है, इसका मियाज्म क्या है, और मूल चीज कोनियम को चुनना है तो मैनिफेस्टेशन को देखना है। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन अगर इस तरीका से आए कि ठीक था, धीरे धीरे गड़बड़ होते होते और आज ये स्थिति है कि 14 दिन पर, 15 दिन पर एक बार मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, या कोई भी और बीमारी है वो 14 दिन पर आ रहा है, चक्कर आ जा रहा है, किसी को आता है कि मिर्गी होता है, मिर्गी 14 दिन पर आ रहा है, तो बाकी सिम्टम्स को आपको निकालना पड़ेगा, टोटलिटी आपको लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। तो उनमें से मतलब बहुत सारी दवाएं जो इस चीज को ठीक कर सकती है, उनमें से कोनियम भी एक दवा हो सकती है। उसके बाद कहते हैं कोनियम का रोगी एक कोने में बैठ जाएगा और उदासी तथा सुस्ती की अवस्था में खींचता रहेगा, पर वह इसका कोई कारण नहीं बताएगा कि क्यों उदास है। व्याधि शंकाग्रस्त रोगी जो अपने भाव और वहमों में घुमा करते हैं, लोग उन्हें तंग करने के लिए तर्क करते हैं। जितना ही लोग कारण जानने के लिए तर्क करते हैं उतना ही वह उदास होता जाता है। विषादग्रस्त, चिड़चिड़ा, विरक्त, प्रत्येक पदार्थ उसे तंग और विचलित कर डालता है। किसी प्रकार की भी उत्तेजना सहन नहीं कर सकता, इससे मानसिक और शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, कमजोरी और उदासी आ जाती है। कभी कभी शोक सहन नहीं करने वाले मनुष्यों में भी कोनियम के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी याददाश्त नष्ट हो जाती है। यह पहले हो सकता है वे भूल जाते हैं, याद करने पर भी कोई बात उन्हें याद नहीं आती। इस तरह वे कमजोर से कमजोर होते जाते हैं, यहाँ तक कि उनमें चित्त विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। यदि यह निश्चित रूप से मानसिक रहता है तो चित्त विभ्रम भी उसका परिणाम होता है। यदि यह शरीर की ओर बढ़ता है तो पक्षाघात हो जाता है, और सर्वांगीण पक्षाघातिक दुर्बलताओं का आ जाना कोई असाधारण बात नहीं है। इस तरह शरीर और मन एक साथ ही तब तक दुर्बलता की ओर अग्रसर होते हैं जब तक कोई निश्चित प्रदर्शन नहीं निकल पड़ता जो उसे चित्त विभ्रम की ओर भेज देता है, और इस अवस्था में शरीर जैसा का तैसा बना रहता है। ऐसे रोगियों में एक समय ऐसा आता है जब शरीर और मन में एक प्रभेद उत्पन्न होता है। जब कभी होम्योपैथिक चिकित्सा के समय शरीर तो उन्नत होता है, मतलब कि फिजिकली तो इंप्रूवमेंट आता है, पर मानसिक अवस्था बदतर होती जाती है, मेंटल स्थिति जो है वो नहीं सुधर रहा है, तो समझना चाहिए कि वो रोगी कभी आरोग्य न होगा। मैं कभी शरीर सुधरते और मन किसी दर्जे में भी बिगड़ते नहीं देखना चाहता, मतलब किसी भी स्थिति में मानसिक स्थिति बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते, ये डॉक्टर केंट कह रहे हैं। मानसिक उन्नति से बढ़कर दवा का लाभ करने का और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। कोनियम का रोगी जरा भी अल्कोहल मिला या पेय सहन नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी अल्कोहल जो है कोनियम का पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई शराब या ताकत देने वाला पेय जिसमें कंपन, उत्तेजना होगी, मन की दुर्बलता और सुस्ती उत्पन्न कर देगा, ऐसी चीजें उसको बर्दाश्त नहीं है।
ऐसे रोगियों को बहुत तरह का सिर दर्द होता है। स्वास्थ्य नष्ट हो जाने वाले रोगियों को सिर दर्द होता है। बेंधने और फाड़ने की तरह माथे का दर्द, माथे में धमक, मस्तिष्क की गड़बड़ी होने की पूर्व चिन्ह, स्नायुशूल। अब इसके हेडेक को जो हम उन्होंने बतलाया है कि हेडेक किस तरह का, कि उस व्यक्ति का मैनिफेस्टेशन देखिए कि उसका शरीर किस तरह का है। पहला बात की वीकनेस तो चाहिए ही, तभी हम कोनियम के बारे में सोचेंगे। और इंसान में वीकनेस है तो उसका मैनिफेस्टेशन किस तरीके से हुआ है। अगर स्लो मैनिफेस्टेशन हुआ है तो, और उसके साथ हेडेक हो या कुछ भी हो, यहाँ पर हेडेक के बारे में मतलब है, लेकिन क्या कुछ भी हो, स्लो मैनिफेस्टेशन में आपको जाना है कोनियम की तरफ, सोचना है उसके बारे में और टोटलिटी को मैच करना है। आपके रिपर्टराइजेशन में टॉप प्रायोरिटी में ये मेडिसिन आएगा। उसके बाद कहते हैं आगे कि पेशियों की कमजोरी, चेहरे के एक पार्श्व की पेशियों की कमजोरी, ऊपर पलकों का पक्षाघात, टनक का दर्द, यह सब सर्वांगिक स्वास्थ्य भंग का चिन्ह है। उस आकस्मिक मस्तिष्क के प्रचंड रक्त संचय के लिए, मतलब जो सडनली जो ब्लड कंजेशन माथे में हो जाता है, जैसे बीपी हाई वालों के कंडीशन में हो या किसी कंडीशन में, हम कभी कोनियम देने के विषय में नहीं सोचेंगे। या माथा, चेहरा अथवा आंखों के प्रचंड दर्द के आक्रमण पर कभी कोनियम न देंगे। मतलब इस तरीका से अगर किसी तरह का सडन अटैक होता है तो नहीं देंगे, बल्कि सर्वांगिक वर्धनशील बीमारियों के लिए, मतलब कि जो पूरे शरीर पर फैल रहा है, वीकनेस को ला रहा है धीरे धीरे करके और कंटिन्यूअस कांस्टेंट कमजोर करते जा रहा है, तो वहां पे कोनियम का इस्तेमाल होता है। चेहरा, आंखें और माथे के स्नायु पथ पर सुई गरने, छेदने या छुरी मारने की तरह दर्द, माथे के शिखर देश में सुई गरने की तरह दर्द। अक्सर ये लक्षण होम्योपैथिक चिकित्सक को शारीरिक परीक्षा की ओर परिचालित करेंगे। शारीरिक परीक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वे लक्षण जो इस दवा को निर्देशित करते हैं। उत्तेजना से सिर दर्द हो जाएगा। कोनियम का साधारण लक्षण है खोपड़ी की त्वचा का सुन्नपन। यह एक सर्वांगिक लक्षण है, जहां कहीं बीमारी होगी वहीं सुन्नपन, दर्द के साथ सुन्नपन, कमजोरी के साथ बहुत ज्यादा सुन्नपन, सुन्नपन के साथ पक्षाघाती की दशा रहती है। मतलब नंबनेस तो आपको सेंसेशन का वीक होते जाना, कमजोर बहुत कम महसूस होना, नंबनेस आ जाना और लास्ट में पैरालिटिक कंडीशन भी आपको दिखेगा। पेशाब करने के योग्य न रहने के साथ वमन, सिर दर्द बहुत ज्यादा और चक्कर। कमरे की सारी चीजें चक्कर खाती मालूम होती हैं। माथे में विभ्रम का भाव अक्सर विचारों में भूल करवाता है। अपरिवर्तित नाड़ी के साथ सिर में चक्कर और दबाव, झुकने से सिर में चक्कर का बदतर हो जाना, मतलब आगे की तरफ अगर फॉरवर्डिंग अगर बेंड होते हैं थोड़ा सा तो वो चक्कर को बढ़ाता है। थोड़े भी नशीले पेय से उसे नशा आ जाता है। सिर घुमाने के समय सिर में चक्कर, मानो चक्कर खा रहा है। अपनी जगह से उठने के समय, गिर पड़ने के समय बदतर, मानो पलंग चक्कर खा रहा है। पलंग पर करवट बदलने के समय या चारों तरफ देखने के समय कोनियम में होने वाला सिर का चक्कर तो अमूमन इस ढंग का होता है कि बिछावन पर परे परे करवट बदलने या आंखें घुमाने पर होने लगता है। मतलब थोड़ा सा भी मोशन, सर को घुमाना, आंख घुमाना, कुछ भी उसको चक्कर का स्थिति ला देता है। यह बहुत कुछ कोकुलस की भांति है। केवल सिर में चक्कर ही नहीं, मतलब सिर्फ चक्कर के मामले में कोकुलस के भांति है, क्योंकि कोकुलस में भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा चक्कर और चक्कर के साथ उसको नोजिया, वोमिटिंग भी रहती है। हालांकि कोनियम का अपना सिम्टम है, इसका मैनिफेस्टेशन आपको देखना है। केवल सिर में चक्कर ही नहीं बल्कि मांसपेशियों की सर्वांगिक शिथिलता, आंशिक पक्षाघात या समूचे शरीर की पेशियों की दुर्बलता आंखों में भी रहती है। आंखों की भी सभी पेशियां मांसपेशिक दुर्बलता में रहती हैं, जिससे गतिशील पदार्थों को बिना स्वमन सिर दर्द हुए अथवा दृष्टि की मानसिक गड़बड़ी बिना कोनियम का रोगी देख नहीं सकता। मतलब उसको कोई भी मोशन वाला जो चीज, जो घूम रहा चीज है, उसको देखने में उसको तो नोजिया आएगा, उसको हेडेक हो जाएगा, वोमिटिंग हो सकता है, उसको चक्कर जैसा फील करा सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है। मानसिक गड़बड़ी उसको उसके अंदर उत्पन्न कर सकता है। गाड़ी पर सवारी करना, तीव्र गतिशील पदार्थों को देखना, बहुत ज्यादा तेजी से कुछ मूव कर रहा है उसको देखना, तेजी से दृष्टि जमाना, इसे दृष्टि स्थिरता का धीमापन कहा जा सकता है अथवा यह बहुत सी बीमारियों के कारण हो सकता है। काफी तेजी से गतिशील पदार्थों का पीछा करने की शक्ति न रहना और सिर दर्द पैदा हो जाता है। कुछ भी फास्ट मोशन कर रहा कोई चीज है तो उसका पीछा नहीं कर सकते हैं, उसको देख तक नहीं सकते हैं। चीजें लाल इंद्रधनुष के रंग का या धारीदार दिखाई देता है। द्वित्व दृष्टि शक्ति की दुर्बलता, यानी डबल विजन की बात कर रहे हैं। लघु दृष्टि अर्थात दूर की चीज न दिखाई देना, अक्षरों के आपस में जुड़े बिना देर तक पढ़ नहीं सकता।
यह सब दोषाभाव अवस्थान कौशल के परिणाम है। दृष्टि की विभिन्न श्रेणियों पर धीमी गति से दृष्टि स्थापना। जब वह चिरचिरा हुआ रहता है तो दृष्टि शक्तिरुद्ध सी रहती है, आंखों में चकाचौंध और कमजोरी, इसके साथ ही सिर में चक्कर आना, आंखों के प्रदाह के बिना ही रोशनी से घृणा, तेज रोशनी तथा धुंधली रोशनी के परिवर्तन पर आंखों की पुतली नहीं जमती और दूसरे उसे तकलीफ होती है। तीव्र आलोकांतक और आंसू बहना, यहाँ फोटोफोबिया के बारे में बतला रहे हैं। इसे आंखों के गोले के बाहर या भीतर वाले किसी भी तंतु में रक्त संचय हुए बिना आलोकांतक हो जाता है। कभी पुतलियां सिकुड़ी और कभी फैली रहती हैं। कोनियम ने कनिनिका का जख्म आरोग्य कर दिया है। पढ़ने के समय आंखों में जलन, आंख में धक्का देने, चिलक मारने, काटने और जलन की तरह दर्द, पलकें करीब पड़ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, भारी रहती हैं और गिरती हैं, मुश्किल से पलकें उठाई जा सकती हैं। इस तरह यह पक्षाघाती शरीर की सभी पेशियों में फैल जाता है और ठीक इसी तरह मन पर भी प्रभाव डालता है। शायद ही कभी पलक उठा सकता है, मानो वे किसी भार से दबी मालूम होती है, माने कि पलकों का बात कर रहे हैं। संपूर्ण पलक पटल पर जलन अंजनी, मतलब कि जलन करने वाले स्टाइज, आपको बर्निंग सेंसेशन वाले आपको हो जाते हैं, मतलब आपको गांठ गांठ तो है ही, अब माने आईलिड तक को नहीं छोड़ेगा वो। आंख की पेशियों का पक्षाघात इसकी एक प्रत्यक्ष दशा है। चेहरे की, कानों की और जबड़े के भीतर की गांठों का फूलना, कर्णमूल ग्रंथि फूलती है और करी पड़ जाती है। यह धीरे धीरे बढ़कर हनु निम्नवस्त ग्रंथि यानी कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड में और जिह्वा धोवर्तिनी यानी कि सब लिंगुअल ग्रंथि में भी हो जाता है। माने जिह्वा धोवर्तिनी कहा जाता है आपके सबलिंगुअल ग्लैंड को। उसके बाद कहते हैं कर्कटिया रोग, यानी कि कैंसर के कंडीशन में गाल में एक पार्श्व की ग्रंथियों का फूलना, इसने पलकों, नाक और गाल का कोसारबुद यानी एपिथेलियोमा आरोग्य कर दिया है। करेपन के साथ होठों के जख्म के भीतर गहराई पर करापन रहेगा और उस जख्म से लसिका पहुंचाने वाली नसों की राह में गांठों की एक लरी सी बन जाती है। आंशिक पक्षाघात फैलकर कंठ नली का पक्षाघात हो जाता है। निगलने में तकलीफ होती है। आधी राह तक खाद्य जाकर रुक जाता है। कंठ में एक तरह का विचित्र चढ़ने का सा अनुभव होता है, रुक जाने का भाव, मानो कोई चीज वहीं अड़ी हुई है। निगलने की अनैच्छिक चेष्टा के साथ कंठ में एक ढेला रहने की तरह भारीपन। कंठनली में इस तरह का दबाव मानो गोल चीज पकासे से ऊपर चढ़ती आ रही है। स्नायविक स्त्रियों में प्राप्त होने वाला यह एक स्नायविक रोग है और यही वायु गोला यानी कि ग्लोबस हिस्टेरिकस कहलाता है। जब किसी स्त्री को ऐसा अनुभव होता है कि वह रोना चाहती है, वह घूंट लेती है तथा श्वास रोध होता है, तो उस रोगिणी के कंठ में ऐसा ही ढेला अनुभव होता है। स्नायविक भग्न स्वास्थ्य प्रकृति, जीवन से उबी, भविष्य में रोग, शोक और पक्षाघात या चित्त विभ्रम ही देखती है। मतलब कि उसको इन तरह की चीजों का ख्याल आता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा। जब उसको फुर्सत का क्षण मिलता है तो वह रोती है। अपनी वर्धित ग्रंथियों में लार्ज ग्लैंड्स जो है उसके और कमजोरी पर उदास हो जाती है और कंठ में एक ढेला सा हो जाता है। और कंठ में आपके एसोफेगस में एक ढेला सा फील होना, जो पेट से चढ़ रहा है, गोला सा। कोई कोई पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब गोला सा चढ़ता है पेट में, तो वहां पर क्या कोनियम का इस्तेमाल। उसके साथ एक और कंडीशन जो उससे पूछेंगे तो रहेगा कि एक पक्षाघाती की वीकनेस, एक पैरालिटिक कंडीशन, किसका, आपके एसोफेगस का। ना फिर स्फिंक्टर सही से काम कर रहा है, ना आपका पूरा स्वेलो करना, आपको घुटना उसको, और वो पेट में जा रहा है तो महसूस हो रहा है कि वो जा नहीं पा रहा है, रुक रहा है, इस तरीका का कंडीशन। मोशन तो जैसे कर ही नहीं पा रहे हैं कहीं से, मतलब पूरा होली कहे कि आपको पैरालिटिक कंडीशन कोनियम में देखने को मिलता है। और उसी के साथ इसका मैनिफेस्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टमक वगैरह बतला रहे हैं कि पकाशय की बहुत सी बीमारियां रहती हैं। पकाशय का जख्म और कर्कट रोग सब लक्षण मिलने पर पकाशय की बीमारियों की कोनियम बहुत ही उपशामक दवा हो जाती है। कुछ समय के लिए यह कर्कटिया दशा दबा देगी, मतलब कि कैंसर का जो स्थिति उत्पन्न हो गया उसको थोड़ा देर के लिए दबा सकता है, पर इसके बाद फिर कठिनाई आ जाती है, क्योंकि जब लक्षण काफी तौर से कोनियम प्रदर्शित होने वाले अग्रसर हो जाते हैं तो उस समय फिर आरोग्य की दशा नहीं रह जाती। यानी यहाँ पे डॉक्टर केंट जो है स्टमक के कंडीशन में कहते हैं कि कोनियम एक सप्रेसिव मेडिसिन थोड़ा सा हो जाता है, जो कि अगर जैसे कि कैंसर का स्थिति है तो उसके अंदर का रोगी जो होगा उसका एक तो सडनली उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, और उसके बाद जब कोनियम के सिम्टम, जो कोनियम अपना सिम्टम बाहर निकालेगा उसके अंदर से, जो बाकी सिम्टम को मॉडिफाई करके और नेक्स्ट लेवल का जब सिम्टम आएगा तो स्थिति हो सकता है कि और बदतर हो और बुरी हो। अब ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन केंट ने कहा तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ देखा होगा तब उन्होंने बतलाया है। आगे कहते हैं
कि तलपेट का करापन, तलपेट का अत्यधिक अनुभव, चिकोटी काटने और सुई करने की तरह दर्द, सूल काटने जैसा दर्द, मरोड़ का दर्द, स्त्रियों के तलपेट में नीचे की ओर खिंचाव, मानो गर्भाशय बाहर निकल पड़ेगा, जैसे आप सिपिया में देखते हैं। वृथा ही वेग के साथ अतिसार की अपेक्षा कब्ज ही अक्सर रहता है। करामल, मल नली का पक्षाघात हो रहा है, पक्षाघाती की स्थिति हर जगह है। पखाना के समय कांखने की शक्ति न रहना, कूदने तक का ताकत नहीं रहता, ताकत ही नहीं मिलता। मल निकालने वाले सभी अंगों की पक्षाघाती दुर्बलता के कारण भीतर की सामग्री का बाहर निकाल फेंकने की शक्ति का न रहना, तो स्टूल निकालना बहुत कष्टकर हो जाता है, पेशाब करना मुश्किल हो जाता है, कुछ घुटना मुश्किल, हर जगह पे आपको पैरालिटिक सिम्टम्स दिखते हैं। स्वाभाविक पखाना हो जाने के बाद भी तलपेट में स्पंदन और खालीपन। स्त्री पखाने के समय इतना कांपती है कि योनिपथ की राह से जरायु बाहर निकल पड़ता है, उसको वेजेनल मतलब कहें कि प्रोलैप्स उसको हो जाता है। प्रत्येक दस्त के बाद कंपनशील दुर्बलता और कलेजा धड़कना, पेशाब रुकेगा और फिर जारी होगा। पेशाब निकालने के लिए कांपता कांपता थक जाता है और बंद कर देता है। पेशाब की धारा रुक जाती है और बिना किसी दबाव के ही पेशाब फिर होने लगता है। एक बार पेशाब करने में 2-3 बार ऐसा होता है। पेशाब करने के समय अनियमित मांसपेशिक क्रिया, रुक रुक कर पेशाब होना तथा पेशाब हो जाने के बाद काटने की तरह दर्द होना। पेशाब रखा रहने पर गंदला हो जाता है। ये यूरिन का प्रॉपर्टी बतला रहे हैं, समझिए कि पेशाब रखा रह जाए अगर तो वो गंदा सा हो जाता है। उसके बाद कहते हैं पुरुषों की रमन शक्ति का दुर्बल पड़ जाना, ध्वजभंग, उसमें प्रचंड कामेच्छा रह सकती है पर इतने पर भी उसे ध्वजभंग रहता है। अत्यधिक रमणेच्छा तो बहुत ज्यादा और सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है, रमणेच्छा का मतलब, पर संपूर्ण या आंशिक ध्वजभंग या मतलब थोड़ा मोड़ा या फिर समझे कि कंप्लीटली जो है उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ रहता है। बिना स्वप्न के ही वीर्य स्राव, दर्द भरा वीर्य स्राव, माने कि जैसे कि ये कंडीशन बतला रहे हैं खास करके नाइटफॉल जिनके साथ होता है उसके बारे में, स्वप्न दोष के बारे में, कि किसी तरह का सपना भी नहीं आया, किसी तरह का ख्याल भी नहीं, अपने आप में उनके साथ जो है नाइटफॉल हो रहा है, उनका स्पर्म जो है अपने आप इजैकुलेट हो जा रहा है बिना किसी फीलिंग का, बिना किसी सपने का या बिना किसी वजह का। कहते हैं कि दर्द भरा वीर्य स्राव और वेदनापूर्ण लिंगोद्रेक, मतलब कि अगर इरेक्शन आता भी है अगर आपके पेनिस में तो उसमें पेन महसूस होता है। शुक्र यंत्र में बहुत यंत्रणा के साथ श्लैष्मिक झिल्ली के प्रदाह की अवस्था, इसलिए जब लिंगोद्रेक होता है तो छुरी से काटने की तरह दर्द होता है, मानो वीर्य कटु हो गए, जैसे कि स्पर्म जो है वो एसिडिक हो रहा है। विधुर तथा स्त्री संगम के अभ्यस्त पुरुषों की दबी हुई कामेच्छा का दुष्परिणाम। विधुर कहते हैं जिनकी जो बेवा हो गए हैं, मतलब कि जिनकी पत्नी गुजर गई हो, या फिर स्त्री संगम के अभ्यस्त पुरुष, मतलब जिनको आदत रहा है इंटरकोर्स का फीमेल के साथ, और उनको किसी कंडीशन के वजह से, किसी सर्कमस्टांस के वजह से उनकी वो जो डिजायर जो है, वो सेक्सुअल डिजायर वो दब गई है, सप्रेस हुई है, उसके वजह से जो साइड इफेक्ट्स उनके अंदर निकलेंगे वो जैसे लिंग में कमजोरी, पेनिस का वीकनेस, अपूर्ण लिंगोत्थान, मतलब कहें कि पार्शियल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आप कह सकते हैं। बहुत थोड़ी देर तक करापन रहता है, थोड़ी देर के लिए करा होकर के और फिर वो सुन्न सा हो जाएगा। आलिंगन के बाद दुर्बलता, अंडकोश में सूजन और करापन। करापन और अंडकोश की सूजन धीरे धीरे होती है, ये तो इसका मैनिफेस्टेशन हर चीज में है। प्रत्येक भाव परिवर्तन के समय बिना कामुक विचार के ही या पखाने के समय मूत्राशय मुक्साई ग्रंथि से स्राव। इसके साथ ही लिंगाग्र चर्म में खुजली, आपके हेड पे जो स्किन होता है उसमें इचिंग आपको दिखता है, इसीलिए हमें उस अंश का बढ़ा हुआ उपदाह, मूत्राशय ग्रीवा, काम यंत्र, मूत्राशय मुक्साई ग्रंथि की दुर्बलता और ध्वजभंग के साथ उपदाह प्राप्त होता है। यह याद रखना चाहिए कि पुरुषों का अंडकोश बड़ा और करा रहता है, जबकि स्त्रियों का डिंबाशय और जरायु करा और बड़ा रहता है। मतलब कि दोनों ही कंडीशन में पुरुषों का अंडकोश भी बड़ा और करा हो जाता है और स्त्रियों का डिंबकोश या जरायु भी करा और बड़ा रहता है। समय के बहुत पहले और बहुत थोड़ा रजस्राव होने पर जरायु में अकरन, मतलब मेंस्ट्रुएशन, एक तो समय से बहुत पहले और बहुत बहुत थोड़ा, मतलब बिल्कुल ही स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन होता है और बहुत पहले आ जाना, समय से पहले, इरेगुलरिटी है। गर्भावस्था की आरंभिक अवस्था में तलपेट में यंत्रणा, बच्चे के हिलने डुलने पर दर्द होता है, मतलब प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में जरायु ग्रीवा में जलन, डंक मारने और फाड़ने की तरह दर्द, स्तन में बहुत यंत्रणा, ब्रेस्ट में बहुत पेन। इस दवा में स्तन ग्रंथि का छीन होना, यानी कि आपके कहें कि ब्रेस्ट ग्लैंड का जो है उसका वीक पड़ते जाना, साथ ही विवृद्धि और करापन, यानी इनलार्जमेंट और हार्डनेस, इसको कोनियम ठीक करती है और कोनियम बहुत अच्छी ब्रेस्ट पे काम करने वाली दवा है। ऋतुस्राव रुका हुआ, दर्द भरा, टपक, फाड़ने और जलने की तरह जरायु और डिंबकोश तथा वस्ती गह्वर में दर्द।
इसने जरायु का तंतुमय अर्बुद यानी कि फाइब्रॉइड ट्यूमर जिसे कहते हैं उसको ठीक किया है। इसने जरायु ग्रीवा का कर्कट रोग पैदा होना रोक दिया है, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जब कहें कि ऐसा महसूस होता है कि हाँ यूट्रस कैंसर होने की तरफ जा रहा है तो उसको रोक दिया है। स्त्रियों को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कोई प्रवर्धन यदि है तो कर्कटिया प्रवर्धन यानी कि कैंसरस ग्रोथ है। अब स्त्री को पुरुषों को भी भाई कैंसरस ग्रोथ सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। सभी कर्कटिया रोगों का रोकना अत्यंत कष्टदायक होता है, यह बहुत शीघ्रता से बढ़ जाएगा, पर कोनियम उन दवाओं में से एक है जो उस प्रदाह को धीमा कर देगी और रक्तस्राव को रोकेगी। कोनियम ने जरायु ग्रीवा में करापन और भीतरी रसराव उत्पन्न किया है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम बतला रहे हैं। श्वास में कष्ट, प्रायः लगातार सूखी खांसी, पलंग पर लेटने पर ज्यादा हो जाता है, पहले लेटने के साथ ही खांसी, बाध्य होकर रोगी को बैठ जाना पड़ता है और खांस कर बलगम निकालना पड़ता है, गहरी सांस लेने पर खांसी आती है। ऐसा ही कोनियम की खांसी का अद्भुत दृश्य रहता है, मतलब वो पूरा डीप ब्रीथ नहीं ले सकता, वो छोटी छोटी ब्रीथ ही लेगा क्योंकि उसे उसकी खांसी आएगी। वक्ष में सुई गिरने की तरह भयानक दर्द, दर्द भरी सूजन, छेदने और फाड़ने की तरह दर्द। उसके बाद बैक बताते हैं कि पीठ के दर्द के साथ पीठ की कमजोरी एक बड़ी अद्भुत चीज है। सूल बेंधने यानी कि कुछ चुभने जैसा एकदम अजीब सा की तरह दर्द बताया गया है। मेरुदंड में चोट या कुचल जाने का दुष्परिणाम, मतलब कोई पुराना भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है कि कोई चोट है, अगर किसी तरह से कुचल गया या कोई इंजरी अगर पुराना रहा है तो उसके वजह से उसके साइड इफेक्ट्स के रूप में जो पेन दिखता है तो वहां भी कोनियम का इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि यहाँ भी अगर आप इमेजिन करें तो पुराने चोट का पेन अगर बाद में आ रहा है तो मैनिफेस्टेशन उसका भी काफी स्लो है, और जब मैनिफेस्टेशन स्लो है तो कोनियम तो वहां पे आप यूज कर ही सकते हैं। आघात के बाद, खासकर कटी प्रदेश में आघात के बाद निम्न अंगों में दर्द तथा सिराओं के भर जाने की तकलीफ हो जाती है। वातज दर्द, निम्न प्रत्यंगों का पक्षाघात, जख्म, प्रत्यंगों को लटकाए रखने पर सभी तकलीफें और दशाएं अच्छी रहती हैं। कोनियम बहुत सी अन्य दवाओं से कुछ भिन्न ही है। कुर्सी पर पैर रख देने पर दर्द और यंत्रणा को आराम पहुंचता है, या उन्हें बिछावन पर रख देने पर वात रोगी या पैर की अन्य विचित्र बीमारियों वाले रोगी लेट जाएंगे और पलंग पर घुटने तक अपना पैर लटकाए रखेंगे। यह एक ऐसी चीज है जिस पर कुछ मनुष्य ध्यान दे सकते हैं, इसीलिए हमें कम से कम एक चीज ऐसी प्राप्त होती है जिस पर निदान शास्त्र के अनुसार हम नुस्खा लिख सकते हैं, पर अब तक इसका कोई कारण हमें नहीं प्राप्त हुआ है। मध्य उम्र के मनुष्यों का पैर डगमगाना, मध्य उम्र यानी कि अधेड़ उम्र जो हम कहते हैं, 40-50 के अराउंड के जो लोग होते हैं तो उनका पैर डगमगाना कोनियम में है। इस दवा का दूसरा बृहद स्वरूप है नींद में बहुत ज्यादा पसीना आना, स्लीपिंग वाइल उनको बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन स्वेटिंग होता है। कभी कभी तो रोगी कहेगा कि आंख बंद करते ही उसे पसीना आने लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नींद आने के पहले आंखें बंद करते ही रोगी को पसीना आने लगता है। इस वजह से कि कोनियम बहुत स्पष्ट करापन और भीतरी रसराव प्रदाहित मांस तंतुओं में उत्पन्न करता है। जहां प्रदाह रहता है वहां संकीर्णता उत्पन्न हो जा सकती है। मूत्र नली की संवृत्ति सकरा पड़ जाना, यानी कि मूत्र नली का जो आपका ट्रैक्ट है उसका कंजेशन हो जाना, उसका नैरोइंग होना, उसका संकरा बन जाना, और जरायु मुख की संकीर्णता, मतलब संकीर्णता मतलब समझ सकते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शन जिसका हम कहते हैं, सही वर्ड कॉन्ट्रैक्शन है साथियों। तो जरायु मुख की संकीर्णता कोनियम से आरोग्य की गई है। और आप अगर पक्षाघाती कंडीशन को महसूस करें तो उसमें भी ये होता है, आप किसी पैरालिसिस वाले व्यक्ति को देखें जिसके हाथ में या पैर में या कहीं पैरालिसिस मारा हो, आप उसके उस लिम्ब को देखेंगे तो वो सूखा सा फील होगा आपको। ये तो होता ही है कि पैरालिसिस मारने का मतलब उसमें ताकत ही नहीं, उसको फील तो उसके मसल्स जो हैं वो सूखते चले जाते हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और पैरालिसिस कोनियम में इस तरीका से है कि शरीर के इंटरनल हर चीज में पैरालिसिस, ऊपरी पैरालिसिस का बात ही एक बार डॉक्टर केंट ने नहीं किया है। जो भी पैरालिसिस उन्होंने बताया वो सिर्फ इंटरनल पैरालिसिस के बारे में बताया है। ये एक बहुत खास चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक बेहतर होम्योपैथिक चिकित्सक इसको अंदाजे में ले सकता है कि ये बात क्या हो रही है। नॉर्मली लोगों को समझने में शायद थोड़ी सी मुश्किल हो, हालांकि मैंने प्रयास किया है कि हर एक शब्द को समझाते चलूं। और यही थी जानकारी कोनियम मैकुलेटम के बारे में। जानकारी अच्छी लगी साथियों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर करें। अपने सभी साथियों के साथ जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो
कोई भी हो उनको ये कंटेंट, इस चैनल का हर एक कंटेंट उनको फायदा पहुंचाएगा। किस तरीके से कि यहाँ पर आपको कोनियम मैकुलेटम में, कोनियम मैकुलेटम का अगर हम चैप्टर देखें तो जेनाइटल्स अलग हैं, एब्डोमिनल्स अलग है, स्टूल एंड एनस अलग है, यूरिन अलग है, हेड के सिम्टम्स अलग है, मेंटल सिम्टम्स अलग है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अलग है। और आपको कोई एक चीज देखना, अगर आपको एब्डोमेन के ऊपर ही सिम्टम्स है आपके केस के पास, तो आपको हेड के सिम्टम्स तो देखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखेंगे, दूसरा एब्डोमिनल सिम्टम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल डिटेल्ड डिवाइडेड चैप्टर्स मिल जाते हैं, जिसको सडनली आप डायरेक्टली जाते हैं और 2 मिनट का वो, 4 मिनट का वो, ऐसे करके 5-7 मिनट में आपका काम खत्म। और ऐसे अगर आप खोजने निकले कोनियम को तो पूरा चैप्टर पढ़े तो भी घंटों का काम है ये, अगर पूरा वीडियो देखे तब भी घंटों का काम है ये, क्योंकि समझना भी तो होता है और डिफाइन भी, उसको कैटेगराइज भी तो करना होता है। रिपीटराइजेशन इतना आसान तो है नहीं। तो ये सब चीजें हैं साथियों, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।